नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, गौर करेंगे कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, जिसने कि 70 साल तक वो मन में वो सत्ता पर काबिज रही है तिकड़म के द्वारा, तो उसने जो नुकसान किया है, एक तो हमारे जो देश भारतवर्ष है उसकी बॉडी पॉलिटिक को उसने बांट बांट कर उसने तार तार कर दिया है। और उसके नेहरू ने तो पहले ही इसके यानी 2 टुकड़े वो करवा दिया था। और समाज में माने जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर और भारतीय भाषाओं के आधार पर, भारतीय भाषाओं के आधार पर जो प्रांत बने थे वो प्रांतीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता, समूह, तमाम इस तरह से खंड खंड करके और ये आपसी में माने एक भेद विभेद, कभी तनाव, कभी नफरत, कभी हिंसा से हमारे देश का जो बॉडी पॉलिटिक है, हमारे जो यानी सामाजिक जो संरचना है, उसको इसने छिन्न भिन्न किया, तार तार किया। इसने लूटा भी है और देश के साथ गद्दारी भी की है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या किया? लोगों का दृष्टिकोण प्रदूषित कर दिया। लोगों का नजरिया, लोगों का माइंडसेट वो विशेष कर दिया, परवर्ट कर दिया और गंदा कर दिया। और उसी का नतीजा है कि मुल्क की मजबूती के लिए जो भी बात कही जाती है, तो बड़ी यहां तक कि लोग हाँ तो कहते हैं, लेकिन बड़े मुश्किल से हाँ कहते हैं और फिर घुमा करके अपने जो सांप्रदायिक वाली बात, संकीर्णता वाली बात पर उसी पर आकर के वो फंस जाते हैं। और ये आम जनता में भी है। जो संभ्रांत वर्ग कहा जाता है, इलाइट वर्ग, ये मीडिया, बौद्धिक वर्ग, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी में भी लोग होंगे, जो एकेडमिशियंस हैं, शिक्षा जगत के हस्तियां जो है, सब में यही रोग है। और उससे भी बड़ा जो इसने नुकसान किया है जीएनपीसी ने, उसको मालूम था कि इस मुल्क पर यदि हुकूमत करना है तो करना है, एक तो बांट बांट करके कमज़ोर से कमज़ोर देश को भी और
आवाम को भी, तो उसने हमेशा बांट बांट करके रखा हुआ है। और उल्टे सारे बोलते हैं, जैसे राहुल बोला ना कि राहुल बोला है कि वो बीजेपी बांट रही है। बांटने वाली सबसे खतरनाक ताकत जो है वो जीएनपीसी है। जीएनपीसी के सारे, चाहे राहुल हो, चाहे सोनिया हो, प्रियंका, सब और सारे नेता इस देश को बांटने पर ही जो है उनकी वो साजिश चलती है। लेकिन चोर जो हमेशा जो है वही चीज बोलता है दूसरे को, चोर 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 चोर। तो ये खुद ही ये बांटने वाले हैं। तो उसको मालूम है कि यदि इस भारत पर हुकूमत करना है तो एक तो यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को और यहाँ के सामाजिक ताने बाने को जब तक छिन भिन नहीं करोगे तब तक इस मुल्क पर वो हुकूमत जो है जो कि खुद ही देश विरोधी है और देश की खतरनाक है, वो इस पर हुकूमत नहीं कर सकती। और जो तीसरी जो है आवश्यकता जो उसने मैंने समझी और उसको लागू भी किया कि लोगों में देशभक्ति नहीं आनी चाहिए। जिसमें देश की चिंता शुरू हो गई तो फिर इस जीएनपीसी को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा इस देश में। तो देशभक्ति की बात को या तो कुचल करके या तो पाखंड के रूप में, और पाखंड के कई उसके वो स्रोत हैं। एक तो भाषण, फिर जो है कवि सम्मेलन, फिर जो है मुशायरा, फिर किताबों में, लेकिन विचारों में और आचरण व्यवहार से वो गायब। जबान से बहुत कुछ, तमाम मंचों से बहुत कुछ, कभी सम्मेलन भी हो जाएगा तमाम बोलने वाले, मुशायरा हो जाएगा, किताबों में बड़ी खूबसूरत बातें वो डाल दी जाएंगी। लेकिन लोगों के सोच में, लोगों को आचरण व्यवहार में वो ना आने पाए, इसकी बहुत बड़ी साजिश इस जीएनपीसी ने की है। लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती ना आने पाए, इसके लिए उसकी पूर्व आवश्यकता है कि इनको व्यक्तिगत स्वार्थी बनाओ। ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि बिल्कुल लोग जो है व्यक्तिगत स्वार्थी बनने के लिए मजबूर हो जाए। तो उसके लिए जरूरी है सिस्टम को जो है बिल्कुल वो तोड़ ताड़ कर रख दो। डिलीवरी सिस्टम है और भी सिस्टम है, तो लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है व्यक्तिगत स्वार्थी के बहुत बड़े शिकार हो जाएंगे। और जो सिस्टम को जो है, प्रणाली को जो है, वो जो निकम्मा, पक्षपाती, भ्रष्टाचार और ये मैंने पैसे के अभाव में मैंने जनता को परेशान करना, ये जानबूझ के, तो इसलिए कि आम जनता जब उसमें परेशान होगी तो दो लाभ उसको मिलेगा। एक तो वो व्यक्तिगत स्वार्थी हो जाएगी और फिर इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द वो नाचेगी, तब इनकी राजनीति भी चमकेगी। तो व्यक्तिगत स्वार्थी जो बनाने का भी एक बहुत बड़ी डिजाइन रही है इस जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडल चौकड़ी। तभी लोगों में राष्ट्रभक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसको इसने जो है सुनिश्चित किया। और राष्ट्रभक्ति के रहते जो है जीएनपीसी ऐसे संगठन इस देश में टिक नहीं सकते। तो उसको टिकने के लिए जरूरी था कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जो है लोगों के विचारों से, दिलो दिमाग से बिल्कुल समाप्त हो जाए। रहा भी तो सिर्फ पाखंड के रूप में, भाषण के रूप में रहे। ये इसने साजिश की है। बाकी तो जो लूटा पाटा अलग से है, संस्थाओं को बंधक बनाया, संस्थाओं को अपने हित में क्या क्या नहीं जो है उसने उसको, और हर माने कानून को तोड़कर, कानून को, नियम को तोड़ कर मरोड़ कर अपने स्वार्थ की सिद्धि भी किया, देश को लूटा भी, सारी संस्थाओं को माने बंधक बनाया
और उनको वो यानी आम जनता के आम जनता के लायक नहीं छोड़ा उसको। और एक दृष्टिकोण का और भी, एक नज़रिए का, एक सोच का और भी इसने लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश की। वो नज़रिया ये है कि यदि मेहनत और परिश्रम और ईमानदारी और सच्चाई के बूते पर आप रहेंगे तो मुश्किल से वो सबसिस्टेंस का जीवन, माने हैंड टू माउथ, मतलब जितना कमाएंगे उतना खा जाएंगे, वहीं तक अब आपका जीवन सिमट जाएगा। लेकिन यदि इसके आगे बढ़ना है तो यदि आगे बढ़ना है तो सच्चाई की कोई ज़रूरत नहीं, ईमानदारी की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा बहुत परिश्रम चलेगा, लेकिन आपको तिकड़मी वो बनना पड़ेगा। तिकड़मी आप बनेंगे, सच्चाई को छोड़ दीजिए, ईमानदारी को छोड़ दीजिए, तब आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आप कर पाएंगे। ये मानसिकता भी इसने विकसित किया। और जितना ही ज़्यादा तिकड़मी होंगे उतनी ही तेज गति से आपकी तरक्की होगी। इसलिए जो इसमें जो राजनीति चला रहे हैं उस पर जो जिनका कब्जा है वो बहुत ऊंचे दर्जे के वो तिकड़मी, और सच्चाई ईमानदारी तो खैर वहाँ तो बिल्कुल गायब है, उसकी हत्या है। इसीलिए सारा अभिशाप इस देश को जो है वो ग्रसित है। तो ये दृष्टिकोण भी कि यदि आपको तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करनी है, कोई आपको मैंने यानी वो प्रभावशील एक सामाजिक स्थिति को कैप्चर करना है तो सच्चाई आपको छोड़ना पड़ेगा, ईमानदारी आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको झूठ बोलना, जनता को धोखे में रखना, तिकड़मी बनना, तब जाकर के आप जो है वो आप आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। ये मानसिकता भी इसने लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की, और ये मानसिकता काम करती है। कोई भी तबका हो, ब्यूरोक्रेसी में भी, ब्यूरोक्रेसी शिक्षा जगत में, समाज में तो खैर है ही, राजनीति तो उसका सबसे बड़ा अड्डा है ही। तो इस तरह से इस देश का कितना बड़ा नुकसान इसने किया है जेएनपीसी ने, इसका अंदाज बहुत कम लोगों को होता है। अब आ जाइए ये टीवी चैनलों पर। टीवी चैनल भी कितना देश का नुकसान कर रहे हैं, इसका भी अंदाज जो है हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहन को होना चाहिए। भारतीय वामता के दल ने कहा हुआ है, देखिए नेहरू के विषय में एक बहुत बड़ी मंडली, इस गद्दार नेहरू, गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी, इसके बाद गद्दार इंदिरा के, उसके पापों को ढकना भी, और उसके उल्टा उसका महिमा मंडन, भटेती भाट, एक बहुत बड़ी मशीनरी वो खड़ी की गई है। और जो मशीनरी खड़ी की गई है उसी मशीनरी में ये मोदी जी भी शामिल हैं। मोदी जी भी उसी गद्दार नेहरू की पूजा करते हैं, उसी गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा करते हैं, उसी गद्दार जो है वो इंदिरा की पूजा करते हैं। तो एक मशीनरी वो खड़ी की गई है। कुछ लोगों की हिम्मत पड़ती भी है तो थोड़ा बहुत कहेंगे, लेकिन इन सबों को गद्दार करने में उनकी घिघी बंद हो जाती है। उनको जो है लगता है कि नंबनेस, सुन्नपन आ जाता है। यह भी देखने को मिलता है। दो चार हैं, आरएसएन सिंह, सुशील पंडित, जीडी बख्शी,
ये कपिल कुमार है, वो इतिहासकार, सब कुछ को बोल देगा, लेकिन नेहरू गद्दार है ये नहीं बोलेंगे। इसको समझाने के लिए ये जो थोड़े बहुत है ना, जीडी बख्शी, RSN सिंह, सुशील पंडित और जो कपिल कुमार जैसे लोग, ये नेहरू के विषय में थोड़ा बहुत कहेंगे, लेकिन नेहरू को गद्दार है, इनकी घिघी बंद हो जाती है, इनका खून जम जाता है, इनमें नंबनेस आ जाती है। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है, हालांकि वो कितना वो पैरेललिज्म ड्राइव करता है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी एक आइडिया आपको जरूर देगा। एक किस्सा है कि जब ये जमींदारी उन्मूलन हो रहा था, तो एक जमींदार के पास एक हाथी था। तो अब जब उनकी जमींदारी जा रही थी तो वो ये समस्या हो गई कि भाई अब हाथी कैसे वो पाला जाएगा। तो किसी ने सलाह दिया कि साहब आपके अंडर में जो गांव है तो किसी गांव को दे दीजिए, गांव वाले पालेंगे। तो उस गांव वालों को उस जमींदार ने बुलवाया, क्या कि भाई ये हाथी तुम लोग ले जाओ और इसको पालो, और कोई ये नहीं कहेगा कि हाथी मर गया, और जिस वक्त कोई कहेगा कि हाथी मर गया मैं उस गांव को फुकवा दूंगा। अब जरा सोचिए, जो हाथी जमींदार के बस की नहीं थी, उसको यानी गांव वाले कब तक उसका भार जो है, यानी खर्चे का भार कब तक वहन करते ढोते। तो सब हाथी ले गए और कुछ इधर उधर खिलाया पिलाया। हाथी तो हाथी था। इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद वो मर गया। हाथी के मरने का गम नहीं था गांव वालों को, गम ये था कि ये कहे कौन कि हाथी मर गया। उस जो जमींदार था। तो नहीं, जमींदार मान लीजिए वो राजा ही था, मान लीजिए वो राजा ही था। तो उस राजा से वो कहे कौन कि भाई कि ये तुम्हारा हाथी ये मर गया। तो ये सब मीटिंग किए, और एक नवयुवक था, यंग था, कि भाई तो तुम यानी बोलने में होशियार हो, और तुम जाकर के बोलो, किसी तरह से ये बात बताओ। तो वो गया राजा के पास। तो राजा से कहा कि राजा को नमस्कार किया, प्रणाम हुजूर वगैरह जब कहा होगा। तो वो उस राजा ने प्रणाम का जवाब भी नहीं दिया। पहले पूछा कि वो हाथी की क्या हालत है। तो बोला कि सर वो जो हाथी जो है वो कहीं जाती होती नहीं है। तो बोला कि अरे क्यों ऐसे बोल रहे हो, साफ साफ बोलो बात क्या है। सर वो हाथी एक ही जगह पर बैठी रहती है, ये घुमा करके, यानी क्यों हमको वो कंफ्यूज कर रहे हो, साफ साफ बताओ। सर जो है वो खाना वाना भी नहीं खाती है। अरे साफ साफ बोलो ना। और गुस्सा किया राजा जो है, कहा कि सर वो सांस भी नहीं लेती है। तो वो आग बबूला हो गया राजा। कहा कि मर गई क्या। कहे सर ये तो आप कहिए, हम सब कुछ कह देंगे कि हाथी कहीं जाती नहीं है, हाथी का जो है वो हिलती डुलती नहीं है, वो खाना भी नहीं खाती है, वो सांस भी नहीं लेते, हम सब कुछ कह देंगे। लेकिन हाथी मर गया ये मैं नहीं कह सकता है, ये तो आपको ही कहना है। इसलिए कि हम लोग ये कह दिए तो आप हमारा गांव तो हमारे गांव को आप फुकवा देंगे। वही हालत इन सबों का है। नेहरू के विषय में सब कुछ कहेंगे कि नेहरू ने यह नुकसान किया देश के साथ, ये मैंने देश के खिलाफ ये काम किया, देश के खिलाफ ये काम किया। लेकिन नेहरू गद्दार है। ये जो मंडली है मैंने अभी बताया है, कपिल कुमार,
GD बख्शी, RSN सिंह, सुधीर पंडित जैसे लोग नेहरू को गद्दार नहीं कहते। और यही हाल कोई कुछ और का भी होगा। लेकिन बाकी मीडिया जो है वह भी कितना मतलब कि इस विषय में किस तरह की मानसिकता को प्रदर्शित करता है, वो भी गद्दारों जैसी मानसिकता को, ये बताने की जरूरत है। और एक बात भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से आदमी को स्पष्ट करना चाहता है, जब तक ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू जैसे लोगों की गद्दारी लोगों हमारे आप लोगों के सामने आएगी नहीं, आप लोग उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा कर्नाटक से, और अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू की कुर्बानी, शहादत, उनकी महानता और उनके आदर्श की बातें जो है आम जनता में आ नहीं सकती। इसलिए ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, और हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहन का क्या कर्तव्य है कि इसकी गद्दारी को समझें और इसके झूठे चाटुकारिता वाले जो है महिमा मंडन और भटैती के काले बादल को छाट करके इनकी जो महानता है, जो अभी जो बताया गया है हमारे अमर शहीदों की, जिन्होंने ही आज़ादी दिलाई, तो उनके विचारों को और उनके कुर्बानी शहादत को महत्व को समझने की जरूरत है। आप लोग समझें इसको, यही बता रहा। जिस मुल्क में देश के गद्दारों को पूजा जाए और जो है और जिन्होंने इसके लिए खून दिया अपने जाने दी, उनको कुचला जाए, वह देश कभी टिक हो सकता है? प्रश्न इसी का है। तो आ जाइए जी न्यूज वाला, कल जी न्यूज का एक है सुधीर चौधरी, वो DNA का प्रोग्राम लेके आता है 9 बजे, डेली न्यूज एंड एनालिसिस करके। वो तिब्बत की बात बोला था कि तिब्बत के तिब्बत जो है वो चीन के अधीन है, तिब्बत के लोग चीन के अधीन नहीं है, इस तरह बात। उस गद्दार सुधीर चौधरी को जानना चाहिए कि जब भी तुम तिब्बत की बात करो तो नेहरू की गद्दारी की बात तुम क्यों नहीं करता है? और जो नेहरू की गद्दारी की बात न करे, भारतीय आवाम ताकत दल स्पष्ट कहता है कि वो भी इस देश का गद्दार है। इसलिए कि जब तक इन गद्दारों को बेनकाम नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे उन अमर शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान दे करके इस मुल्क को आज़ाद कराया, उनकी बात आम जनता के सामने आएगी नहीं। तो ये गद्दार है जो है वो सुधीर चौधरी, कि जब भी वो तिब्बत की बात करेगा, लेकिन तिब्बत के संबंध में क्या गद्दारी किया है इसने जो है नेहरू ने, वो नहीं बताएगा वो। तो ये देखने की जरूरत है। ये सारे चैनल इस देश यानी बहुत घोर देश विरोधी भी हैं और देश के गद्दार हैं। देखिए, कई RSS वालों से मेरी बात होती है, गद्दारी वाले कॉन्सेप्ट में भी वो उनका प्रदूषण चलता है। वो गद्दार उसी को मानते हैं जो हिंदू विरोधी है, यानी हिंदू विरोधी को ही गद्दार मानते हैं। देश विरोधी है कोई बात नहीं। और इस प्रकार जो है इस्लाम आस्था वाले समाज में भी कुछ ऐसे तत्व होंगे कि कोई इस्लाम के खिलाफ होगा, वही उनको देश विरोधी दिखेगा। देश के खिलाफ गद्दारी करे कोई बात नहीं। इस तरह की सारी जो गलत मानसिकता, गलत जो है वो बेंड ऑफ माइंड या बेंड अप ऑफ माइंड, माइंडसेट,
नज़रिया, दृष्टिकोण इन सबों ने बनाया हुआ है। खैर, भारतीय जनता दल ये कहता है कि जो देश के खिलाफ गद्दारी किया है वो गद्दार है। तो ये उसमें वो समझाने की जरूरत है। तो जो आरएसएस के काफ़ी वो प्रतिष्ठित लोग थे और उनका नाम लेना उचित नहीं है। तो जब बात उनसे हो रही थी तो फिर उसी में घुस गए। बताइए साहब, ये कश्मीर से हमारे हिंदू निकाले गए, इन मुसलमानों ने उनको जो है उनकी हत्या किया और उनको लाउड स्पीकरों से घिनौनी बात बोल करके जो है बोले थे कि भाई कि तुम सलामती चाहते हो तो अपनी औरतों को, बच्चियों को अपनी जायदाद छोड़ के चले जाओ। तब हम बात बोल रहे थे। लेकिन जब उनको बताया गया, मैंने बताया कि ये सारी जो है कश्मीर की जो स्थिति है उसकी जड़ में नेहरू है। नेहरू के कारण जो है भारत के पैसे पर, भारत के खर्चे पर, भारत का आर्थिक संसाधन पर पलने वाला कश्मीर आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का वो एक स्वर्ग बन गया, या दूसरे शब्दों में वो पाकिस्तान का एक उपनिवेश बन गया, कॉलोनी बन गई। उसकी जड़ में नेहरू है। और बढ़ते बढ़ते वहाँ के आतंकवादी, वहाँ के कट्टरवादी इस कदर बढ़ गए कि एक ही दिन में करीब 25-30 कश्मीरी पंडितों की हत्या करके पहले उनको डरवाया, दहशत में लिया। तब इसके बाद वो जो है कट्टरवादियों ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ये बहुत और वो भी बड़े घिनौने असर से, पहले तो 25-30 लोगों को मार दिया, लोगों को डरवा दिया, डरवा करके मस्जिदों के लाउड स्पीकर से कहलवाया। मैंने वो कहलवाने नहीं, वो ऐलान करवाया कि अच्छा, और ये कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे, इंडियंस। ये इंडियंस यदि अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को और अपनी जायदाद को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। तो इसके लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ये सभी लोग जान लें। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। इसको और भी स्पष्ट किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है नेहरू। इस मानसिकता को समझना चाहिए। लेकिन जो भी बस होती है, बस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई जिनको आप मुसलमान कहते हैं, उसी पर वो चढ़ाई करते हैं। और विशेषता इस बात की कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज से जो प्रवक्ता आते हैं वो इसको डिफेंड भी करने लगते हैं। न तो वो गद्दार नेहरू का नाम लेते हैं, न तो ये गद्दार नेहरू का नाम लेते हैं। दोनों मिलकर आपस में लड़ेंगे जरूर, लेकिन गद्दार नेहरू को नाम न लेकर के उसको बचाएंगे भी। ये मानसिकता है। और एक बात मैं आरएसएस वालों से और भी कहा कि हर बात को जो है, ये तो मैंने बताया था ना कि आरएसएस का और जीएनपीसी का एक गठजोड़ है जो कि देश नहीं जानता और देश को जानना चाहिए। जो ये बीजेपी या मोदी जी जो इसको जीएनपीसी बचा रहे हैं, वो आरएसएस के निर्देश पर आरएसएस ने कह रखा है इस बीजेपी को कि तुम जो है इसका विरोध करो, इसको दिखा करके वोट लो, इसको दिखा करके सत्ता हथियाओ, सत्ता पर काबिज रहो, उसका सुख भोगो, लेकिन इसको समाप्त मत करो।
ये गद्दार है, इस तरह से बेनकाब मत करो। ये निर्देश जो है किसका है? आरएसएस का है, बीजेपी के लिए। और हमेशा से देखिए, अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ साल पहले बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत था ना। और फिर इसके बाद शायद 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले ये आरएसएस कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत जैसी कोई चीज नहीं है। कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है और इसका आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है। वही बात जो जेएनपीसी झूठ मूठ का लोगों के सामने पोज करती है, वही चीज़ जो आरएसएस कर रही थी जेएनपीसी के पक्ष में। तो ये जेएनपीसी को बड़ी सफाई से ये बचाती भी है। और तब से बीजेपी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो गुब्बारा था, उसकी इसने हवा ही निकाल दी आरएसएस ने। और तब से ये कहना भी छोड़ दिए बीजेपी वाले वो कांग्रेस मुक्त भारत। और एक बात और, ये सब बीजेपी वाले जो है काफ़ी धोखा दे रहे हैं इस देश को। और एक और वो फैलाए हुए हैं कि कांग्रेस तो खत्म हो गई। जनाब, कांग्रेस खत्म कैसे हो गई? आधे कांग्रेसियों को तो मोदी ने अपने यहाँ यानी सेफ हेवन में वो पार कर दिया। 50% तो कांग्रेसी जो वो खुद ही अब अपने यहाँ छुपाए हुए हो मोदी जी। वो वीरेंद्र सिंह और वो नरेंद्र तोमर, रीता बहुगुणा, जगदम्बिका पाल, माधवराव सिंधिया, तमाम में से वो पड़े हुए हैं सब। और जान लीजिए मोदी जी, जब भी आपकी बीजेपी ये थोड़ी सी पतली होगी और मोटी होगी, वो जेएनपीसी, ये सब के सब वो भाग जाएंगे वापस उसी जेएनपीसी में। तो ये जेएनपीसी जो है खत्म नहीं हुई है। और दूसरे शब्दों में उसकी जड़ें हैं, उसका ऊपर का वो तना कमजोर हो गया, लेकिन जड़ तो वही है। उसकी जड़ में कौन है? जब तक टीएमसी जिंदा है जेएनपीसी कमजोर नहीं है। जब तक ये सपा जिंदा है जेएनपीसी कमजोर नहीं है। जब तक बसपा जिंदा है तब तक जेएनपीसी कमजोर नहीं है। जब तक एनसीपी जिंदा है तब तक जो है जेएनपीसी कमजोर नहीं है। जब तक शिवसेना जिंदा है तब तक वो कमजोर नहीं है। जान लीजिए, ये जड़ें हैं उनकी। जब तक वो कौन है, जेडीएस देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा, ये सब के सब उसकी शाखाएं हैं इसी जेएनपीसी की। लेकिन जेएनपीसी को समाप्त करना बहुत जरूरी है, और वो भी समूल समाप्त। और कैसे समाप्त? हमारे महान राष्ट्रभक्त चाणक्य जी ने बताया था कि किसी को समाप्त करिए तो समूल समाप्त, यानी मतलब कुछ को समाप्त करना था तो कुछ की जड़ में मट्ठा डाले थे। तो जेएनपीसी को अपनी आवाम को समझा करके, देशभक्ति की बात ला करके, भारतीय एकता की बात ला करके, तो समाप्त कोई गोली बंदूक और तलवार से नहीं करना है, उसको मिलने वाले समर्थन से उसको मार देना है और उसको पंग भी कर देना है। और सबसे बढ़िया तो है कि कम से कम इन तीनों का, राहुल का, सोनिया का, प्रियंका का नार्को टेस्ट जरूर होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना चाहिए, साइको टेस्ट, कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं इस मुल्क के खिलाफ पता लगना चाहिए। और वो पता लगने के बाद पूरे देश को बताइए कि ये कितने खतरनाक हैं तीनों के तीनों। और नाटक के रूप में तो कहना ही क्या, कोई एक जेएनपीसी वाला
जब जब ये भारतीयता की बात बहुत सुना भारतीय जनता दल की यूट्यूब के माध्यम से। वो कह रहा कि एनपीसी का कोई था कि हम सिर से पांव तक जो है वो भारतीय हैं, भारतीयता तो मेरे खून में है। कैसे बोला कि भारतीयता उसके खून में है? अरे इस भारत के खिलाफ गद्दारी करने का खून है जेएनपीसी में, जो हमेशा अब देखिए जो राकेश दुबे वाला था केस था, तो राकेश दुबे उस अपराधी के पक्ष में ये खड़ी हो गई जेएनपीसी, और क्या चलाने लगी? ब्राह्मणवाद। तो जो हमेशा ब्राह्मणवाद चलाती है, ठाकुरवाद चलाती है, मुस्लिमवाद चलाती है, और जो है और हिंदू आतंकवाद चलाती है, वो कहती है कि हम जो है भारतीय हैं, जो है सिर से पांव तक। और कभी कभी नाटक करते हुए इसको देखे होंगे एनपीसी को कि कोई आदमी आता है, वो अपनी नस काट अपना हाथ काट करके वो खून दिखाता है। तो एनपीसी के ये टांट्रम्स हैं, उसकी हिस्ट्रैनिक्स है, उसकी नौटंकी है, करने में बहुत आगे। तो जितने भी बड़े बड़े अपराधी होते हैं तो उनके कुछ हथियार होते हैं। एक तो पहला हथियार झूठ बोलना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अफवाह फैलाना, फिर नाटक करना। अब ये राहुल इतनी झूठ, इतना अफवाह राहुल और सोनिया वगैरह जो है फैला रहे देश में, ये मोदी जी उनसे फैलवा रहे हैं। कितना जो है, जिनको भी मुल्क की चिंता होगी, कितना बुरा लगता है कि ये सरेआम जो है देश का गद्दार जो है, इसको पूरा मौका दिए हुए हैं मोदी जी कि ये राहुल हमेशा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वो भी भारत के खिलाफ, अपने दुश्मन चीन के पक्ष में, अपने दुश्मन पाकिस्तान के पक्ष में, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मोदी जी की शाह से, मोदी जी के संरक्षण में ये किसी भी देशभक्त को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और इसका बहुत अच्छे से हिसाब आपका लेगा वो। हमारे देश की जनता थोड़ी सहनशील है, देर से जागती है। इसका फायदा जब तक आप उठाना चाहें उठा लीजिए, लेकिन जिस वक्त वो जाग गई, आपका वो असर करेगी कि आप याद करेंगे। एक वोट आपको नहीं मिलेगा। ये देश के दुश्मनों को, ये राहुल को तो झूठ बोलने पर वो भी देश के खिलाफ आपने छोड़ दिया इसको। और इस एनपीसी के सारे व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है वो सब चल रहे हैं इस भारत में। 3,000 क्लस्टर बसें चल रही हैं इसी दिल्ली में, केजरीवाल के अधीन और मोदी जी के संरक्षण में। और इनके व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है भारत के बाहर भी चल रहे हैं। तो वहां पर जो है वो राहुल गांधी के नाम से नहीं, बल्कि राहुल विंसी के नाम से है। यही कितना धोखेबाज है। भारत में रहेगा तो नाम रखेगा राहुल गांधी, और विदेश में जाएगा तो बन जाएगा राहुल विंसी। उसको ये छोड़े हुए हैं मोदी। ये राष्ट्रवाद के नाम पर कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये देश हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जाना बहुत जरूरी है। बाकी जो हमारी जो सेना जो कर रही वो तो करेगी। सेना को के हाथ खोल दीजिए, वो बहुत बढ़िया वो जवाब देती है दुश्मन को। और इसके तमाम दृष्टांत हैं, तमाम उदाहरण हैं। ये तो जो गद्दार जो जेएनपीसी ने उसके सेना के हाथ, सेना को पंख भी किया, उसको कमजोर भी किया, उसके हाथ बांध के रखे और जो है इसको कैर बना दिया। सेना को जो है वो सशक्त बना दीजिए, साजो सामान दे दीजिए, उसके हथियार दे दीजिए और उसके हाथ खोल दीजिए। ठिकाने वो लगा देगी चीन को भी और पाकिस्तान को भी।
लेकिन जो देश के अंदर करना है, सारी गद्दारियां चल रही हैं आदरणीय मोदी जी देश के खिलाफ, यानी इन सारे देश के दुश्मनों को बिल्कुल उनको पालते हुए, उनका संरक्षण करते हुए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।